उसके लिए 3 महीने का वक्त मिलेगा, ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है। नंबर 1, मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है, और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते, एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आक्षेप नहीं है, और अगर वो आरोप वेग हैं, ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है, और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोजगारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर, जिसको मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का, और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि वाक्या संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहाँ था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफ़ी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए, तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया, और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। विपक्ष की तरफ से सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि अदालत का सम्मान करते हैं मगर इस निर्णय से असहमत हैं। केजरीवाल ने लिखा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। अदालत ही अनुमति देती है कि उसके फैसलों की समीक्षा की जाए, आलोचना भी हो सकती है और असहमति भी जाहिर की जा सकती है, बशर्ते आप फैसले के पीछे मंशा की बात ना करें, तब गलत होगा और सजा मिलेगी। असहमति होती है तभी आप ऊंची अदालत में अपील करते हैं। सूरत कोर्ट ने भी ऊंची अदालत में अपील के लिए राहुल गांधी की सजा को
30 दिनों के लिए स्थगित किया है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला उन्होंने केजरीवाल के ट्वीट पर कहा है कि आम आदमी पार्टी का हाथ कांग्रेस के साथ। आज पर्दा हट गया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि इससे साफ होता है कि वे अदालत के फैसलों में यकीन नहीं रखते। शहजाद पूनावाला को गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान याद रखना चाहिए। अमित शाह ने केरल के सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि अदालत को वही फैसले सुनाने चाहिए जिनका पालन हो सके। उस समय तमाम अखबारों में ये बयान छपा था, आप देख सकते हैं। क्या अमित शाह ने अदालत को चुनौती नहीं दी? यह आलोचना थी या नसीहत थी? अमित शाह ने क्यों नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा मगर हम सहमत नहीं हैं? उसकी जगह क्या उन्होंने ये नहीं कह दिया कि अदालत को वही फैसले सुनाने चाहिए जिनका पालन हो सके? क्या वे सुप्रीम कोर्ट को फैसला लिखने की शर्तें